हेलो बच्चों, हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। उसमें हम लोग एल्केन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसके अगले हाइड्रोकार्बन के अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा एल्कीन। ठीक है, आज से हम लोग इतना स्टार्ट करेंगे अपना हाइड्रोकार्बन का दूसरा टॉपिक, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एल्कीन के नाम से। ठीक है, अब देखिए एल्कीन क्या होता है। ठीक है, एल्कीन क्या होता है? एल्कीन कोई भी ऐसा कंपाउंड होता है, कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद हो। क्या मौजूद हो? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद हो। क्लियर? ठीक है, ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, जैसे हम लोग एल्केन्स को पैराफिन्स बोलते थे, वैसे ही एल्कीन को हम लोग ओलिफिन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्कीन्स को हम लोग ओलिफिन्स बोलेंगे। और इसका जो जनरल फार्मूला होगा, इसका जो अगर जनरल फार्मूला होगा वो होता है CnH2n। लेकिन ये तब होगा जब सिर्फ आपके पास कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड मौजूद। ठीक है, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड मौजूद होंगे तो ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा फिर, क्योंकि जितने डबल बॉन्ड बढ़ते जाएंगे उतने ही हाइड्रोजन कम होते जाते हैं। ठीक है, जैसे एल्केन का फॉर्मूला था CnH2n+2। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आया, दो हाइड्रोजन कम हो गए। ठीक है, एक और पाई बॉन्ड आएगा, दो और हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। क्लियर? तो ये आपका जनरल फॉर्मूला है उस एल्केन का जिसमें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो उसका फॉर्मूला होगा CnH2n। ठीक, IUPAC नॉमेनक्लेचर हम लोग इसका पहले ही पढ़ चुके हैं। कुछ कॉमन नेम हमको जानने हैं जो आपसे क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। मतलब आपसे नाम नहीं पूछा जाएगा, आपको नाम देके उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये है। ठीक है, इसका IUPAC नेम तो क्या है? इथीन, लेकिन इसका कॉमन नेम होता है इथाइलिन। कॉमन नेम इसका क्या होता है? इथाइलिन। वैसे ही जो प्रोपीन होता है, ठीक है, जो प्रोपीन होता है उसका कॉमन नेम होता है प्रोपाइलिन। ठीक है, ब्यूटीन जो है, ब्यूटीन अगर आपके पास है ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा ब्यूटाइलिन। क्या बोलते हैं? अल्फा ब्यूटाइलिन। ठीक है, अगर आपके पास जो डबल बॉन्ड है वो बीच में लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बीटा ब्यूटाइलिन। ठीक है, अगर आपका 4 कार्बन का कंपाउंड है और ये इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से, 3 पैरेंट चेन में 3 कार्बन है और एक मीथेन ग्रुप क्या है? साइड चेन में लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसो ब्यूटाइलिन। ठीक है, तो ये कुछ एल्कीन्स हैं जो अपने कॉमन नेम्स के थ्रू आपसे क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। इनका आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ठीक है, तो ये तो एल्कीन के बारे में होगी जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम लोग अपने मेन मुद्दे की तरफ आते हैं। लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब हम लोग अपने मेन मुद्दे की तरफ आते हैं, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो बच्चों हम लोग इसके पहले बहुत सारे ऐसे रिएक्शन पढ़ चुके हैं जहां पे हम लोगों ने क्या बनाया है? जहां पे हम लोगों ने एल्कीन बनाया है। ठीक है, जहां पे हम लोगों ने एल्कीन बनाया है। ठीक है, जैसे सबसे पहला है फ्रॉम एल्काइन। ठीक है, एल्काइन से मान लीजिए हमको एल्कीन बनाना है। ठीक है, तो एल्काइन से एल्कीन बनाना हम लोग सीख चुके हैं। कहां पे सीखे हैं? रिडक्शन रिएक्शन में, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में हम लोग कहां सीखे थे? हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था कि अगर हम लोग के पास एक एल्काइन दिया हो, ठीक है, अगर हम लोग के पास एक एल्काइन दिया हो इस तरीके से,
ठीक है। और इसका हम लोग हाइड्रोजनेशन इस तरीके से कराएं कि दोनों पाई बॉन्ड न टूटे। स्पेशल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर हम लोग ये पॉइजन्ड एटमॉस्फेयर में अगर इसका हम लोग हाइड्रोजनेशन कराएं तो पॉइजन्ड एटमॉस्फेयर में कैसे कराते हैं हम लोग एक कैटलिस्ट यूज करते हैं जिसको हम लोगों ने किस नाम से पढ़ रखा था वहां पे, लिंडलार कैटलिस्ट, हाइड्रोजन PDBSO4 इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन। तो वहां हम लोग पढ़े थे कि अगर आप इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो वहां पे सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। और वहां पे एक पाई बॉन्ड टूटेगा, उसकी जगह पे क्या लग जाएंगे, 2 हाइड्रोजन, और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सिस एल्कीन बनेगा, ठीक। अगर आपको ट्रांस एल्कीन बनाना है, तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे हम लोग क्या करते थे कि हम लोग लिथियम और NH3 से रिएक्शन कराते थे या सोडियम और लिक्विड NH3 से रिएक्शन कराते थे। इसको हम लोग नाम दे रहे थे, क्या नाम दे रखा था हमने, इसका हमने नाम दे रखा था बर्च रिडक्शन, ठीक है। और वहां पे मैंने बताया था कि ये जो एल्कीन बनेगा, कहां पे मैंने बताया बताओ, जब हम लोग रिडक्शन रिएक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो वहां पे मैंने ये रिएक्शन बताई थी कि अगर आप बर्च रिडक्शन रिएक्शन कराएंगे लिथियम NH3 या सोडियम NH3 के प्रेजेंस में किसका, एक एल्काइन का, तो वहां पे क्या बनेगा आपका ट्रांस एल्कीन बनेगा, ठीक है। तो ये एल्काइन से 2 रिएक्शन है जिसके बारे में हम लोग पहले बहुत ज्यादा डिस्कशन कर चुके हैं, और आपको बस इतना ही पता होना भी सफिशिएंट है, ठीक है, कि अगर लिंडलार कैटलिस्ट लेंगे तो सिस एल्कीन बनेगा, और बर्च लिथियम NH3 लेंगे या सोडियम NH3 लेंगे तो क्या बनेगा, ट्रांस एल्कीन बनेगा, ठीक है। फिर भी आपके सेटिस्फैक्शन के लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। ये मान लीजिए ये है, ठीक है, इसका आप रिडक्शन कराते हैं, ठीक है, पहले लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और फिर बर्च रिडक्शन, ठीक है। तो जब लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो आप रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा, क्या बनेगा, यहाँ पे सिस एल्कीन बनेगा, पाई बॉन्ड का टाइप होगा, ठीक। अगर आप यहाँ यही रिएक्शन यहाँ पे कराएंगे आप, ठीक है, तो उस केस में आपका क्या बनेगा, ट्रांस एल्कीन बनेगा, क्लियर। तो एल्काइन से आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एल्कीन बना सकते हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसको, आप लिख लिया, ओके। देखिए पॉज करने से एक तरीका भी है कि आप पॉज करके नोट्स बनाइए, दूसरा तरीका ये है कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप मोबाइल पे बना रहे हैं, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपके फोन में 3 फिंगर या जो भी आपके फोन में सिस्टम है स्क्रीनशॉट लेने का, अगर आपके फोन में सिस्टम है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, और लेक्चर देखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसका नोट्स बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि काफी टाइम आपका क्या होगा, बच जाएगा। तो एक बार आप पूरा पढ़ लेंगे, तो दोबारा नोट्स बनाएंगे तो वो सारी चीजें क्या होंगी, आपके दिमाग में आएंगी, ठीक। दूसरा है फ्रॉम मोनोहेलाइड्स, ठीक। यहां पे मोनोहेलाइड्स से जब हम लोग रिएक्शन एल्कीन बनाते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जिस रिएक्शन के थ्रू हम लोग मोनोहेलाइड से हम लोग क्या करते हैं, मोनोहेलाइड से हम लोग एल्कीन बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या होता है इसमें, यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा मोनोहेलाइड होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई आपके पास एक हेलाइड है, सॉरी एक कंपाउंड है जिसमें एक हेलोजन लगा हुआ है और उसके बीटा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। इसका रिएक्शन हम लोग किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराते हैं तो क्या होता है कि
हेलोजन और उसके बगल वाले कार्बन पे से हाइड्रोजन निकलता है और उसकी जगह पे क्या बन जाता है, पाई बॉन्ड, इस तरीके से। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BH। ठीक, तो क्या 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 ये आपको देखा देखा सा लग रहा है? इसके पहले आपने ये रिएक्शन कहीं पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी है। कहाँ पे? जब हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, जब एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा था तो वहां पे अगर आपको याद हो तो पूरा एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग किसके ऊपर पढ़े थे? एल्किल हैलाइड के ऊपर ही पढ़ रखा था। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने मोनो हैलाइड्स का रिएक्शन कराया था बेस के साथ। ठीक है, और वहां पे हम लोग का जो प्रोडक्ट बनता था एलिमिनेशन के बाद वो क्या बनता था? एल्कीन बनता था। ठीक है, तीन मैकेनिज्म हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था। पहला था E2 मैकेनिज्म। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था E1 मैकेनिज्म। ठीक है, और एक और हम लोगों ने पढ़ा था E1CV मैकेनिज्म। ठीक है, एक और था EI मैकेनिज्म, लेकिन वो एल्किल हैलाइड के लिए नहीं था। ठीक, तो मैं उसको पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जितना मैं डिटेल में वहां पे गया था, मैं शॉर्ट में यहाँ पर उसको इन तीनों को ही क्या कर रहा हूँ? एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लियर? गुड। ठीक है, तो उसको मैं मिटा देता हूं। ठीक, क्या है? सबसे पहले E2 मैकेनिज्म। ठीक है, E2 मैकेनिज्म में मैंने क्या बताया था आपको कि अगर आपके पास कोई एल्किल हैलाइड है तो हेलोजन से जो जुड़ा हुआ कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन जो जुड़ा हुआ कार्बन होगा वो बीटा कार्बन होगा। ठीक है, इसका रिएक्शन अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा रहे हैं, इसका रिएक्शन अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा रहे हैं तो वो बेस क्या करता है? अटैक करता है किसके ऊपर? वो बेस अटैक करता है बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है, और जो बीटा हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड शिफ्ट होता है किसकी तरफ? अल्फा कार्बन की तरफ, और हाइड्रोजन को वहां से वो क्या कर देता है? बाहर पुश कर देता है। क्लियर? तो यहाँ पे बीच में हमारा एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है जहां पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा होता है, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड बन रहा होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूट रहा होता है, और बेस और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा होता है। मतलब एक ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बनता है जिसमें पांच एटम्स सेम प्लेन में होते हैं। ठीक है, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है। ये क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट, और ये फाइनली फिर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अपने फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में, इस तरीके से। ठीक, बेस हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं? ठीक है, बेस हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं? बेस हम लोग लेते हैं जनरली अल्कोहलिक KOH। दूसरा हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग कोई जैसे किसी अल्कोहल का सॉल्ट लेते हैं, किसी अल्कोहल का सॉल्ट लेते हैं, जैसे इथेनॉल का सॉल्ट ले लिया इन सेम अल्कोहल। ठीक है, तीसरा या हम लोग NaNH2 ले सकते हैं, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। चौथा हम लोग क्या ले सकते हैं? हम लोग एक बहुत ही फेमस हम लोगों ने ले रखा था कि सोडियम टर्शरी ब्यूटाऑक्साइड इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, ये चार बेसिस हम लोगों ने कॉमनली वहां पर लिए थे। क्लियर? ठीक, और एक और चीज मैंने बताई थी कि हाइड्रोजन एंड हेलोजन should be present at anti-periplanar position। मतलब
कि दोनों सेम प्लेन पे होने चाहिए, लेकिन दोनों एक दूसरे के जस्ट कहाँ होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो वहां पे एलिमिनेशन क्या होगा, या तो नहीं होगा या तो कम रेट से होगा। आया समझ में? ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक और चीज मैंने बताया था कि अगर आपके पास एक ऐसा एल्किल हैलाइड है जिसके पास दो बीटा कार्बन है, ठीक है। इसका अगर आप बेस के मान लीजिए अल्कोहलिक केवल के साथ आपने इसको हीट किया, तो क्या होगा, यहाँ पे दो तरह के कंपाउंड बन जाएंगे। अगर आप इस वाले बीटा कार्बन पे से हाइड्रोजन निकालेंगे और यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या होगा, इस अल्फा और इस बीटा के बीच पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। या दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है कि अगर आप राइट साइड वाले बीटा कार्बन से आप क्या करिए, हाइड्रोजन निकालिए ऐसा, ठीक है। तो उस केस में आपके पास दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे। एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, ठीक है। उसमें जो डबल बॉन्ड है उसके ऊपर ज्यादा सब्स्टिट्यूट लगे होंगे। इधर भी देखिए एक CH3 लगा है और इधर भी एक CH3 लगा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड के राइट साइड में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उधर सिर्फ हाइड्रोजन है, कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है। लेकिन लेफ्ट साइड में एक सब्स्टिट्यूट, मतलब इस डबल बॉन्ड के ऊपर सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट लगा है। तो वो प्रोडक्ट जिसपे ज्यादा सब्स्टिट्यूट लगे हों उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेडजेफ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, सेडजेफ प्रोडक्ट, ठीक है। और जो जिसमें कम सब्स्टिट्यूट लगे हैं उसको हम लोग बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। और इन नॉर्मल केस सेडजेफ प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, इन नॉर्मल केस में बार बार बोल रहा हूं, इन नॉर्मल केस सेडजेफ प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। मतलब जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। आई बात समझ में? ठीक है। लेकिन क्या हमेशा सेडजेफ प्रोडक्ट ज्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपने बल्की बेस ले लिया है, बल्की बेस मतलब अगर आपने सोडियम टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी ब्यूटेनॉल, ठीक है। अगर आपने टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले रखा है, अगर आपने सोडियम टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे TBUONA ठीक है, सोडियम टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। अगर आपने कोई बहुत बड़ा बेस ले लिया है, मतलब कोई ऐसा बेस लिया है जिसमें खूब सारे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो उस केस में आपका जो प्रोडक्ट तो वही बनेगा, ठीक है। एक ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड वाला बनेगा और एक कम सब्स्टिट्यूएंट वाला बनेगा, ठीक है। लेकिन जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा, हॉफमैन वाला, नीचे वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ज्यादा इसलिए बन रहा था क्योंकि जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो ज्यादा बनता है, ठीक है। लेकिन जब बड़ा बेस ले लेते हैं हम लोग तो स्टेबिलिटी सेकेंडरी हो जाती है। पहले तो ये होता है कि बेस अटैक तो करे, बेस अटैक करेगा तब तो एल्कीन बनेगा, और बेस क्योंकि बहुत बड़ा है, उस पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो वो ऐसी पोजीशन से हाइड्रोजन निकालना चाहेगा जहां पे उसको स्टेरिक हिंड्रेंस क्या मिल रही हो, कम मिल रही है, जहां पे उसको स्टेरिक हिंड्रेंस कम मिल रही हो। और वो कहां पे कम मिल रही है, साइड वाले, जहां वो उस एल्कीन को बनाने में जो कम सब्स्टिट्यूटेड हो, ठीक है। तो जब वो लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा एज ए मेजर प्रोडक्ट। आई बस समझ में? ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई? लिख लीजिए इसको, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, गुड। मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने इसके लिए एक अलग से सीरीज बना रखी है, कौन सी, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन से मैंने एक अलग सीरीज बना रखी है, आप
अगर इसको पूरा डिटेल में देखना है तो आप उसको जरूर देखें, ठीक है, आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। इंग्लिश में यहाँ पे तो बस मैं इसको हिंट दे रहा हूँ। क्लियर बेटा? ठीक। और अभी मैंने एक बात यहाँ पे बताई कि हाइड्रोजन एंड हेलोजन शुड बी प्रेजेंट एट एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन, मतलब वो हमेशा क्या होने चाहिए, अपोजिट पोजीशन पे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको, जैसे मान लीजिए अगर आपको अगर आपको ये दे दिया गया है, ठीक है, ये एक रिएक्टेंट दिया गया है और इसका आपको एलिमिनेशन कराना है, ठीक। तो क्लोरीन जिस कार्बन से लगा है वो अल्फा कार्बन हो गया और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन है वो क्या हो गया, बीटा कार्बन हो गया, ठीक है। तो अल्फा और बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो सेम साइड में देखो, ठीक है। तो ये हमारे लिए फिजिबल नहीं है। हमको सबसे पहले क्या करना होता है, हमको सबसे पहले हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पीछे वाले कार्बन को रोटेट कर दिया है, तो रोटेट किया है तो Cl नीचे आ गया, पीएच राइट साइड में चला गया और CH किधर आ गया, लेफ्ट साइड में, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका क्या कराते हैं, एलिमिनेशन कराते हैं। इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ, हेलोजन निकल जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। उसके बाद ये एक कार्बन ये और इस पीछे वाला कार्बन, तो आपके आगे वाले कार्बन पे क्या बचेगा, पीएच और CH3। पीछे वाले कार्बन पे, गोले वाले कार्बन पे क्या बचेगा, उस पे बचेगा पीएच और CH3, लेकिन ये जो CH3 है वो आगे वाले कार्बन के पीएच के साइड में है, तो इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, ट्रांस एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। तो अगर न्यूमैन में दिया गया है तो आप इसको ऐसे करेंगे, ठीक। अगर आपको सॉहर्स में, अगर आपको मान लीजिए कि ठीक है, मान लीजिए कि आपको फिशर में दे दिया गया, आपको एक ऐसा दे दिया गया, ठीक है। आपको ये एक दे दिया गया और इसका आपको रिएक्शन कराना है, ये आपको एक एल्किल हैलाइड दे देगा, इसका रिएक्शन करना है अल्कोहलिक रिएक्शन से, बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका न्यूमैन बनाएंगे, ठीक है। न्यूमैन बनाएंगे तो ये पहला कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन, तो पहले वाले कार्बन पे ऊपर क्या है, Me, फिर Et और ये H, ठीक है। दूसरे वाले कार्बन पे ये हो गया Me, लेफ्ट साइड में पीएच है और इधर क्या है, Cl। तो फिर से देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन सेम साइड में हो गए, हाइड्रोजन और क्लोरीन सेम साइड में, वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको हम लोग रोटेट करेंगे, हाइड्रोजन पीछे वाले कार्बन को फिर से रोटेट कर देते हैं, ठीक, ऐसे। तो यहाँ पे आ जाएगा Cl, Mp नीचे आ जाएगा, पीएच इधर चला जाएगा, ठीक है। और फिर इसका हम लोग एलिमिनेशन करेंगे, तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, हेलोजन निकल जाएगा, आगे वाले कार्बन पे क्या आएगा, आगे वाले कार्बन पे Me होगा और Et होगा, ठीक है। Me के साइड में पीएच है और Et के साइड में मी, क्लियर, ठीक है। तो इससे कई बार क्या होता है कि आपको साइक्लोहेक्सेन में फंसा दिया जाता है, कैसे, देखो, जैसे ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, और यहाँ पे है CH3, ये है H, ये है Cl, ठीक, ठीक है, ऐसे। अब आप इसका रिएक्शन कराएंगे
इलेक्ट्रोफिलिक क्लीवेज के साथ। ठीक, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, ये बनेगा दो प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा मेजर प्रोडक्ट क्या है, तो आप देखेंगे अगर ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, वहीं पे आप क्या होंगे, गलत हो जाएंगे, वहीं पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा भाई, क्योंकि रिएक्टेंट को देखिए आप। ठीक है, रिएक्टेंट में क्या है, आपको बोला गया है कि हैलोजन और बीटा हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हैलोजन और हाइड्रोजन क्या है, सेम डायरेक्शन में, ये भी प्लेन के नीचे, वो भी प्लेन के नीचे। ठीक है, तो क्या ये बनना पॉसिबल है क्या, नहीं, ये बनना बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये हैलोजन इस हाइड्रोजन के साथ एलिमिनेशन नहीं देगा, वो किसके साथ देगा, इस वाले हाइड्रोजन के साथ एलिमिनेशन देगा। क्यों, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन इसके क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर कर लेंगे। तो ये था हमारा E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म में कंसर्टेड मैकेनिज्म है, एक ही स्टेप में हो जाता है। ठीक है, फॉर मोर डिटेल रिफर टू प्लेलिस्ट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर, ठीक है, तो देखो यार मजबूरी है ना, एक ही रिएक्शन को मैं बार बार हर चैप्टर की हर चैप्टर में भी देखो एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे भी आया है। अभी हम लोग एल्किल हैलाइड पढ़ेंगे तो वहां पे फिर से एलिमिनेशन रिएक्शन आएगा, तो मैं एक ही चीज को 3 बार नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, मैं एक बार अच्छे से बता दिया हूँ, बाकी उसके आगे मैं इसको हिंट देता हुआ आपको चला जाऊंगा। ठीक है, हाँ, आप रिवाइज करने के लिए बार बार आप उसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर, तो ये था हम लोग का E2 मैकेनिज्म। दूसरा है इसमें E1 मैकेनिज्म। ठीक है, E1 मैकेनिज्म में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वीक बेस लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, वीक बेस लेते हैं, जैसे न्यूट्रल बेसिस ना, अल्कोहल, वाटर, इस तरीके से, और इसको हीट करते हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है कि हमारा सबस्ट्रेट जो है वो should be able to form स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है, उसकी इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो क्या कर सके, स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सके। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तभी E1 मैकेनिज्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास ठीक है, ये आपके पास एक एल्किल हैलाइड है जिसका रिएक्शन आप वाटर से करा रहे हैं और उसको हीट कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ये जो E1 मैकेनिज्म है ये 2 स्टेप में होता है। E1 मैकेनिज्म क्या होता है, क्या करता है, वो 2 स्टेप में होता है। समझ में आ रहा है बच्चों, इसमें पहले बता चुका हूं, आपको याद आ रहा होगा, सब कुछ आ रहा है। ठीक है, गुड। तो कैसे होता है, सबसे पहले यहाँ पर स्टेप 1 में क्या होता है कि स्टेप 1 में आयनाइजेशन होता है। स्टेप 1 में आयनाइजेशन होता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है और क्या बनता है, एक कार्बोकेटाइन। ठीक है, इसीलिए मैंने वहां पर कंडीशन लिखी थी कि सबस्ट्रेट शुड बी एबल टू फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटाइन। देखिए यहाँ पे कार्बोकेटाइन एक ऐसा कार्बोकेटाइन बना है जिसमें क्या है आपके पास, क्या होता है ये, नो अल्फा हाइड्रोजन। क्या है आपके पास, नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अगर ये स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बना पाता, अगर ये स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बना पाता तो ये कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं, और स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनता तो E1 रिएक्शन के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो अटैक करता है किसके ऊपर, बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है, और वहां से H+ निकाल लेता है और बीटा हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो चला जाता है किसके पास, कार्बोकेटाइन के पास, और आपको क्या मिल जाता है, एल्कीन।
ठीक। अब क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होने की पूरी पॉसिबिलिटी, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। ठीक है, मतलब जब भी आपको एक एल्कीन हैलाइड दिया जाएगा और एक न्यूट्रल सॉल्वेंट के प्रेजेंस में उसको हीट किया जाएगा, तो आपके दिमाग में तुरंत घंटी बज जानी चाहिए कि यहाँ पे क्या होने वाला है, कार्बोकेटायन बनने वाला है। और कार्बोकेटायन आप बनाएंगे भी। आप डायरेक्ट अगर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर दिए तो आपका 90% चांस है कि आपका आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कार्बोकेटायन बनाएंगे उसके बाद आप चेक करेंगे, क्योंकि एग्जाम में वो जरूर आपसे रीअरेंजमेंट करवाएगा। ठीक है, वो आपसे चेक करेगा कि आपको रीअरेंजमेंट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो आपसे यहीं पर चेक कर लेता है कि आपको रीअरेंजमेंट आता है या नहीं आता है। क्लियर? तो आप कार्बोकेटायन बनाएंगे, फिर चेक करेंगे कि रीअरेंजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब रीअरेंजमेंट हो रहा होगा तब अरेंजमेंट कराएंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। आ रही बात मेरी समझ में? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे जो सेडजेट प्रोडक्ट होता है, सेडजेट प्रोडक्ट जो होता है इज मेजर प्रोडक्ट ऑलवेज। सेडजेट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। क्लियर? ठीक है, बेटा इसको सेडजेट प्रोडक्ट जो है वो आपका हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक, तो ये था आपका इवन मैकेनिज्म। ठीक, आगे फॉर मोर इंफॉर्मेशन कहाँ जाएंगे आप, एलिमिनेशन रिएक्शन की प्लेलिस्ट में। गुड। नेक्स्ट है इवन सीवी मैकेनिज्म, इवन सीवी मैकेनिज्म। ठीक है, देखिए ये जो पहले वाले हैलोजिनेशन रिएक्शन थे वो हैलोजन इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए ही वैलिड है। इसके लिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए ही वैलिड थे। क्यों? क्योंकि ये बढ़िया लीविंग ग्रुप होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बढ़िया लीविंग ग्रुप होते हैं। क्लियर? ठीक है, लेकिन अगर फ्लोरीन है, इफ लीविंग ग्रुप इज फ्लोरीन, इफ लीविंग ग्रुप इज फ्लोरीन, देन मैकेनिज्म कौन सा होगा, इवन सीवी मैकेनिज्म होगी। कैसे होगी? यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, इसका आप रिएक्शन किसी बेस के साथ करा रहे हैं। ठीक, इसका रिएक्शन किसी आप बेस के साथ करा रहे हैं, तो ये दो स्टेप में होता है, ये दो स्टेप में होता है। पहला स्टेप होता है क्या, वो बेस जो है वो अटैक करता है किसके ऊपर, बेस जो है वो अटैक करता है किसके ऊपर, सही, बेस अटैक करेगा बीटा हाइड्रोजन के ऊपर, बेस अटैक करेगा बीटा हाइड्रोजन के ऊपर, और बीटा हाइड्रोजन से वो क्या, सॉरी बीटा कार्बन से वो हाइड्रोजन निकालेगा और वहां तो क्या बन जाएगा आपका कार्बन आयन। ठीक है, तो H+ निकालने के बाद जो स्पीशीज बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट कंपाउंड, इसीलिए इसको बोल रहे हैं E1CB। ठीक, अब स्टेप 2 में वही कार्बन आयन जाता है किसकी तरफ, अल्फा कार्बन की तरफ, और फ्लोरीन को बाहर पुश कर देता है। ठीक, अब ये रिएक्शन उनसे अलग क्यों है, पहली बात तो ये है कि इसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बन आयन बन रहा है। इसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बन आयन बन रहा है। ठीक है, और एक और खास बात है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट हमेशा कौन सा बनता है, हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, हॉफमैन प्रोडक्ट इज
मेजर प्रोडक्ट। हाफ में प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है। क्यों? देखिए, ठीक, यहाँ पे आप बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे दो तरह के कार्बन आयन पॉसिबल है। कौन कौन से? ठीक, कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है? वो कार्बन आयन जिसके ऊपर कम से कम एल्किल ग्रुप लगेगा, वो कार्बन आयन जिसके ऊपर कम से कम एल्किल ग्रुप लगे होंगे। कौन सा स्टेबल है? ये वाला। ठीक है, तो इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा, इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो जब भी आपका लीडिंग ग्रुप फ्लोरीन हो, जब भी आपका लीडिंग ग्रुप फ्लोरीन हो, तो आप उस एल्कीन को मेजर अमाउंट में बनाएंगे जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड हो, जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका कार्बन आयन क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक, आज समझ में? बिठा दें? बताओ भाई, बिठाएं? ओके, ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो था फ्रॉम मोनोहैलाइड। ठीक है, तीसरा है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, विसिनल डाइहैलाइड से हम लोग कैसे करते हैं? इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डीहैलोजिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डीहैलोजिनेशन रिएक्शन। क्या होता है इसमें? इसमें एडजेसेंट पोजीशन पे दो हैलोजन ग्रुप मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? दो एडजेसेंट पोजीशन पे दो हैलोजन ग्रुप मौजूद होते हैं, जिनका रिएक्शन हम लोग NaAlCl या जिंक के साथ कराते हैं। जिंक डस्ट या जिंक या सिल्वर जो भी है उसके साथ आप कराते हैं। ठीक है, तो दोनों हैलोजन निकल जाते हैं, दोनों हैलोजन निकल जाते हैं और उनकी जगह पे क्या बन जाता है? पाई बॉन्ड। उनकी जगह पे क्या बन जाता है? पाई बॉन्ड बन जाता है। ऐसा हमने उनकी जगह पर पाई बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे ठीक है, इसका जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी पुरानी वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, यहाँ पे भी पुरानी वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। वहां पे हाइड्रोजन और हेलोजन निकल रहे थे, यहाँ पे दोनों हेलोजन निकल रहे हैं। ठीक है, तो बोथ हेलोजन should be present at anti-periplanar position। दोनों हेलोजन जो है वो कहाँ होना चाहिए? एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन पे मौजूद होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया गया है, ठीक है, इसका रिएक्शन आप करा रहे हैं किसके साथ? NaI और एसीटोन के साथ, और आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो एज यूजुअल जैसे आप पहले करते थे वैसे आप फिर से क्या करेंगे? इसका क्या बनाएंगे आप? न्यूमेन। तो न्यूमेन बनाएंगे तो ऊपर आपका ET हो जाएगा, इधर हो जाएगा Ne, ये हो जाएगा Cl। ठीक है, फिर इसके पीछे भी क्या हो जाएगा? Et, इधर हो जाएगा Cl और इधर हो जाएगा Ne। ठीक,
अब आपको क्या करना है, दोनों हेलोजन को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना है। ठीक है, तो मैं पीछे वाले कार्बन को क्या कर दे रहा हूँ, रोटेट कर दे रहा हूँ। तो पीछे वाले कार्बन रोटेट करेंगे तो क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, Eg यहाँ पे आ जाएगा और Me यहाँ पे आ जाएगा। फिर फाइनली जब इसका आप रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, NaI और एसीटोन के साथ, तो दोनों हेलोजन निकल जाएंगे। आगे वाले कार्बन पे क्या बचेगा, Et और Me, और Et के साइड में क्या है, Me है, और Me के साइड में Et, क्या बन जाएगा, ट्रांस एडिटिव। क्लियर? ठीक है, तो डी हेलोजन मतलब अगर आपके पास एडजेसेंट पोजीशन पे हेलोजन मौजूद है, एडजेसेंट पोजीशन पे अगर आपको हेलोजन मौजूद है और उसका रिएक्शन आप NaI और एसीटोन के साथ करा रहे हैं या जिंक के साथ करा रहे हैं, दोनों हेलोजन निकल जाएंगे और उनकी जगह पे क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। ठीक है, मैकेनिज्म यहाँ पे भी क्या है, E2 मैकेनिज्म। मैकेनिज्म यहाँ पे भी E2 मैकेनिज्म है, बस यहाँ पे दोनों लिविंग ग्रुप क्या है, हेलोजन है, और उनका अपोजिट डायरेक्शन में होना क्या है, कंपल्सरी। क्लियर? ठीक है, तो हैलाइड से आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराइए, और दूसरा है कि अगर आपके पास विसिनल डाइहैलाइड है तो उसका आप क्या कराइए, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, डालें इसको। ओके, ठीक। दूसरा है, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से हम लोग एल्कीन कैसे बनाएंगे, एल्कोहल से हम लोग एल्कीन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से दो मैकेनिज्म है, कौन कौन से, वही दोनों। पहला है E1 मैकेनिज्म और दूसरा है E2 मैकेनिज्म। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर E1 मैकेनिज्म, वहां पर एल्कीन में ज्यादा इंपॉर्टेंट E2 मैकेनिज्म था, यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, E1 मैकेनिज्म है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है यहाँ पे आपके पास एल्कोहल है, यहाँ पे आपके पास एल्कोहल है। ठीक है, एल्कोहल में OH जुड़ा हुआ कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, और उससे जुड़ा हुआ कार्बन क्या है, बीटा कार्बन। ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ और उसको हीट करते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ उसको हीट करते हैं, या कंसंट्रेटेड H3PO4 के साथ उसको हीट करते हैं। ठीक है, या सिंपल H+ लिख के अगर यहाँ हीट लिखा है तब भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, क्या होगा, यहां से अल्फा कार्बन से OH निकलेगा, बीटा कार्बन से H निकलेगा, और उसकी जगह पे क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। उसकी जगह पे क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। अब क्योंकि यहाँ पे H2O निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर H2O निकल रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, अब क्योंकि ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म से हो रही है, E1 मैकेनिज्म हो रहा है। किस मैकेनिज्म से हो रहा है, ये E1 मैकेनिज्म से हो रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पहले क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, फिर वो कार्बोकेटायन से बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, और सारी चीजें होंगी, ऐसा समझे। ठीक है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो OH है वहां पे तो हेलोजन्स थे, हेलोजन्स बढ़िया लिविंग ग्रुप होते हैं। यहाँ पे वो लिविंग ग्रुप कौन है, OH है। OH बढ़िया लिविंग ग्रुप नहीं होता है, OH बढ़िया लिविंग ग्रुप नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे किसकी हेल्प लेनी पड़ रही है, एसिड की, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना पड़ रहा है हमको। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन 3 स्टेप में होती है। यहाँ पे रिएक्शन 3 स्टेप में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके सामने ये रिएक्शन दिया गया है, इसका रिएक्शन आप करा रहे हैं किसके साथ, कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर रहे हैं। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, ठीक है। अल्फा कार्बन से हमने OH निकाला, बीटा कार्बन से H निकाला और वहां पे क्या बना दिया, पाई प्लस H2, ठीक है, प्लस H2। ये रिएक्शन 3 स्टेप में होगी। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। पहला स्टेप होगा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। ऑक्सीजन H+ जो है वो किस पे लग जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। क्या बन जाएगा, CH3 CH3 CH3, ठीक है। ऑक्सीजन में लोन पेयर दे के H+ क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो अब ये OH किसमें कन्वर्ट हो गया, H2O में कन्वर्ट हो गया। और H2O एक बढ़िया लीविंग ग्रुप होता है, H2O एक बढ़िया लीविंग ग्रुप होता है। क्यों, क्योंकि H2O वीक बेस होता है, H2O वीक बेस होता है, ठीक है। तो वो आसानी से कार्बन के साथ अपना रिश्ता तोड़ सकता है। बहुत हुआ तुम्हारा साथ, अब हम जा रहे हैं अपने रास्ते, चला गया, ठीक है। और सिर्फ जाता ही नहीं है, सिर्फ जाता ही नहीं है, सिर्फ जाता ही नहीं है, वो कार्बोकेटाइन की हेल्प भी करता जाता है ना। कार्बोकेटाइन गरीब हो गया ना बेचारा, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, ठीक है। तो कह रहा है कि तुम चले गए लेकिन मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओ। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बीटा कार्बन के ऊपर अटैक करके वहां से H+ निकाल लेता है और ठीक है, H+ शुरू में यूज हुआ और लास्ट में क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। शुरू में प्रोटोनेशन हुआ, लास्ट में डीप्रोटोनेशन हो गया, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे एसिड जो है वो कैटलिस्ट है, ये यहाँ पे रिएक्टेंट नहीं है। क्लियर, इतनी बात आगे समझ में, मामला क्लियर है, ठीक है। पहले क्या होगा, OH के ऊपर H+ रहेगा, H2O बनेगा, वो H2O कार्बन को छोड़ के जाएगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा और फिर वो H2O आके बीटा कार्बन से, जो कार्बोकेटाइन का बीटा कार्बन है, वो वहां से क्या करेगा, वो H+ निकालेगा और वहां जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड था वो मूव करेगा किसकी तरफ, कार्बोकेटाइन की तरफ, और वहां पे क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड प्लस H3O+, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ बातें नोट करने लायक है, लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगी, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन उतनी ही क्या होगी, बढ़िया होगी, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास टर्शरी, मान लीजिए अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, कार्बोकेटाइन को रेजोनेंस का साथ अगर नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में बात कर रहा हूं, तो टर्शरी अल्कोहल का रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। क्लियर, ठीक है। और जो सेडजेव प्रोडक्ट होगा, ये मैंने E1 में पिछले पहले ही बता दिया कि E1 में सेडजेव प्रोडक्ट जो होता है, सेडजेव प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। मतलब सेडजेव प्रोडक्ट कहने का मेरा मतलब क्या है, वो प्रोडक्ट जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे, वो प्रोडक्ट जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे, ठीक। और क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। रीअरेंजमेंट की बहुत ज्यादा क्या है,
संभावना है। ठीक है, तो ये तीन बातों को ध्यान रखेंगे आप। इन तीन बातों को ध्यान रखते हुए आप एल्कोहल का क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन कराएंगे। क्लियर बेटा? ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बेटा देते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक, ये है आपके पास 4 क्वेश्चन है, इन चारों को आपको सॉल्व करना है। ठीक, पहला तो बहुत आसान है। पहला क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, OH के ऊपर क्या करेंगे हम लोग, H प्लस लगाएंगे, क्या बन जाएगा OH2। OH2 को बाहर निकालेंगे, क्या बन जाएगा कार्बोकेटायन। ठीक है, अब इस कार्बोकेटायन के रेस्पेक्ट में मैं दो प्रोडक्ट बना सकता हूँ। देखिए, एक यहाँ से भी H प्लस निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ से और यहाँ से आप हाइड्रोजन निकालेंगे तो आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट आपका क्या बन सकता है, एक प्रोडक्ट ये बन सकता है, दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, दूसरा प्रोडक्ट ये बन सकता है। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ज्यादा है। क्लियर, नोट करिए इसको, करिए नोट। डन, दूसरे इस पे आए। ठीक है, यहाँ पे देखिए OH जो है वो OH2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये बाहर निकलेगा, क्या बनेगा कार्बोकेटायन। ठीक, अभी देखिए इस कार्बोकेटायन को रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी, इस कार्बोकेटायन की रीअरेंज होने की पॉसिबिलिटी है। क्यों, क्योंकि इसके बगल में एक ऐसा हाइड्रोजन है जिसको मैं अगर शिफ्ट कर दूं तो बनने वाले कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। ठीक है, तो अगेन मेरे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक प्रोडक्ट ये बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, और ये वाला प्रोडक्ट जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है वो क्या बनेगा, मेजर बनेगा। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे क्या होगा, बताओ यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले हम लोग मैं OH को डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ, क्या बनेगा यहाँ पे कार्बोकेटायन। ठीक है, ये कार्बोकेटायन देखिए रीअरेंज होगा, हाइड्रोजन नहीं है तो क्या होगा, मिथाइल ग्रुप तो है। ठीक, अब यहाँ से दो एल्कीन बन सकते हैं, एक एल्कीन ये बन सकता है, ठीक है, तो दूसरा एल्कीन ये बन सकता है। ठीक है, ज्यादा कौन बनेगा, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है, ये वाला, ये मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बिठा दे इसको। ये कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, ये इसको अगर मैं रीअरेंज करूं
तो देखिए ये 5 मेंबर रिंग किसमें कन्वर्ट हो जाती है, 6 मेंबर रिंग, ये बनेगा और फाइनली आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। लेकिन कई बार आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछ दिया जाता है। इन क्वेश्चंस में आपको पूछ देता है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाइए। ठीक है। अगर आपको मेजर प्रोडक्ट पूछा जाएगा तब तो आप उसको बनाएंगे, अगर आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो आप उसको बनाएंगे। लेकिन अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो आप एक नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन बना था इसके पहले, जो जिसको आप रीअरेंज किए, ठीक है, वो भी आपका एल्कीन बना सकता है, क्योंकि है वो उसके पास भी तो बीटा हाइड्रोजन है, उसके पास भी क्या है, बीटा हाइड्रोजन है। ठीक है। तो ये एक, जैसे मान लीजिए अभी तो इसमें यहाँ पे रिंग मैंने एक्सपेंड कर दिया है, लेकिन इसका एक और रीअरेंजमेंट हो सकता था, एक इसका रीअरेंजमेंट ये भी हो सकता था, एक इसका रीअरेंजमेंट ये भी हो सकता था कि ये जो पॉजिटिव मतलब रिंग एक्सपेंड होकर क्या शिफ्ट हो जाए, हाइड्रोजन, तो आपका एक ये भी कार्बोकेटाइन बन सकता था। ठीक है। और इससे बनने वाला एल्कीन क्या बनता, एक ये बनता और दूसरा ये बनता। ठीक है। तो टोटल कितने एल्कीन बनते हैं आपके पास, 1 2 3। ठीक है। लेकिन मेजर कौन सा बनेगा, मेजर ये बन जाएगा। क्लियर। ठीक है। रिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है, रिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है। कैसे, देखिए देखिए अगर आपके पास 7 मेंबर रिंग, ठीक है, इसका रिएक्शन मैं अगर कराऊं किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको हीट करूं, क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ, 7 मेंबर कार्बोकेटाइन। ठीक है। और मैंने बताया है कि 7 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 6 मेंबर रिंग होती है। ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3। ठीक है। तीसरे कार्बन को आप जोड़ दीजिए किसके साथ, तीसरे कार्बन को आप जोड़ दीजिए किसके साथ, पहले कार्बन के साथ, और दूसरा वाला कार्बन क्या होगा, रिंग के बाहर चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक। अब ये फिर से रीअरेंज होगा, यहां से हाइड्रोजन मूव करके इधर चला जाएगा, ठीक। और आपका जो एल्कीन बनेगा वो क्या बनेगा, एक ये एल्कीन बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये। ठीक। क्लियर, दैट ओके। दैट ऑल क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है। ये दिया गया है, तो इसको आप सॉल्व करिए, इसको आप सॉल्व करिए। ठीक है। क्या होगा, यहां से आप OH निकालेंगे, ये आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है। और उससे आप क्या कर सकते हैं, दो तरह के एल्कीन बना सकते हैं, एक ये एल्कीन बना सकते हैं, दूसरा ये बना सकते हैं। ठीक है। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये वाला। कई लोग क्या करते हैं कि इसको रीअरेंज करके यहाँ ले जाते हैं, प्रोडक्ट यहाँ बना देते हैं। ठीक है, वो भी ठीक है, 3 प्रोडक्ट बन जाएंगे। क्लियर। तो एक प्रोडक्ट ये बन गया। एक स्पेशल रिएक्शन होती है, क्या होती है कि अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड है जिसमें पाई बॉन्ड भी है और ठीक है OH ग्रुप पे, ऐसे ये आपके पास कंपाउंड है, इसका रिएक्शन आप H+ के प्रेजेंस में इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। H+ के प्रेजेंस में आप इसको हीट कर रहे हैं, क्या होगा, OH यहां से निकलेगा, OH यहां से निकलेगा,
यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो मैंने बताया कि एल्कीन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल से आसानी से रिएक्ट कर सकता है, तो ये कार्बोकेटाइन जो क्या क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल है, और पाई बॉन्ड क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल, तो ये आसानी से अटैक कर सकता है किसके ऊपर, इसके ऊपर कार्बोकेटाइन के ऊपर। तो क्या बन जाएगा ये, देखिए ये रिंग तो पहले से है, अब ये वाला कार्बन इससे जाके जुड़ जाएगा, और 1 2 3 4 इस तरीके से ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ठीक, और इसका अब इसका डिहाइड्रेशन होगा, और फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो ये है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, बाय E1 मैकेनिज्म, बाय E1 मैकेनिज्म। ठीक, अब एल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन है वो E2 मैकेनिज्म से भी हो सकता है। एल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन है वो E2 मैकेनिज्म से भी हो सकता है, ठीक है, E2 मैकेनिज्म से भी हो सकता है, लेकिन उस केस में जो आपको रिएजेंट लेने होंगे, उस केस में जो आपको रिएजेंट लेने होंगे वो आप लेंगे Al2O3, ठीक है, P2O5 या थोरियम ऑक्साइड, इनमें से कोई एक आपको रिएजेंट चूज करना होगा, ठीक है। तो जिसमें से अगर आप ये दोनों लेंगे तो आपको हॉफमैन सेडजेट प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको आप ले लेंगे तो आपको कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट। हालांकि इसको बहुत ज्यादा हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, नहीं उसी को नहीं करते हैं, ज्यादातर हमारा वही इस्तेमाल होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक, तो मान लीजिए कि अगर आपको ये क्वेश्चन दे रखा है ऐसे, ठीक है, और इसका आप रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, Al2O3 के साथ इसको हीट कर रहे हैं, तो अगेन आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन निकलेगा, अल्फा कार्बन से आपका OH निकलेगा, ठीक है। ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, मेजर प्रोडक्ट आपका ऊपर वाला बनेगा। ठीक, तो आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। बाकी रिस्क प्रिपरेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।